हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज आर ओ के निशुल्क प्रोग्राम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश विशेष की 7वीं क्लास है। 6 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन क्लासेस को बहुत ही अच्छी तरीके से देख रहे होंगे और लगातार इनका लाभ ले रहे होंगे। और मैं आपको फिर बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश विशेष के लिए आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी अगर आप इन क्लासेस को बहुत ही अच्छी तरीके से देख लेंगे। तो यहां पर सबसे पहले तो एक जानकारी मैं आप लोगों को और दे दूं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि सर वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता है, हमने सब्सक्राइब कर रखा है फिर भी। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि बहुत बार वो कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा, इतनी मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है कि नोटिफिकेशन आपके पास क्यों नहीं आ रहा है जबकि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि आप इंटेलेक्टो के टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, किसको? टेलीग्राम चैनल को। ठीक है, इंटेलेक्टो के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए जो कि इंटेलेक्टो.इन ऑफिशियल के नाम से है। बाद बाकी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से भी इसको मतलब फॉलो कर सकते हैं चैनल को। और क्या होगा वहां पर कि जब वीडियो डलती है तो वहां पर लिंक शेयर किया जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास टेलीग्राम के लिंक जो वहां पर हम लोग इसको डालेंगे उसके थ्रू आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वीडियो तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई टेलीग्राम की। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश विशेष की 7वीं क्लास को। 6 क्लास आपने देख ली होंगी पूरी उम्मीद है, और नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उन्हें देखिए। और आज की क्लास बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। यहाँ पर आपके जितने भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड फैक्ट हैं वो भी आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, 6 वीडियोज में तो कर ही रहे थे, फिर यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट हैं। तो सबसे पहले कुछ उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा संबंधी फैक्ट हैं उनको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान या फिर स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया था? तो 2001 और 2 में। आप सभी को पता होगा सर्व शिक्षा अभियान, जो कि प्राथमिक विद्यालय जो उत्तर प्रदेश के होते हैं वहां पर ये चीजें चलती हैं। तो सर्व शिक्षा अभियान और स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश में 2001 और 2 में स्टार्ट किया गया था। उसके बाद देखो प्राथमिक विद्यालय में जो मिड डे मील योजना आई थी, ठीक है, अभी भी चलती है, जिसमें बच्चों को खाना दिया जाता है, तो वो कब शुरू की गई थी? वो शुरू की गई थी 1995 में। कब शुरू की गई थी? 1995। ये दोनों डेट्स आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखिए क्योंकि इनके संदर्भ में, दोनों के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं आगे। तो उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना कब शुरू की गई थी? तो वो भी कब शुरू की गई थी? 2000 और 2001 में। शिक्षा मित्र आप सभी लोग जानते ही होंगे, पहले प्राथमिक विद्यालयों में गांव से ही कुछ शिक्षित लोगों को वहां पर शिक्षा मित्र बना दिया जाता था प्राथमिक विद्यालयों में। तो वो जो योजना थी वो 2000 और 2001 में स्टार्ट की गई थी। उसके बाद देखो उत्तर प्रदेश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए क्योंकि इनकी स्थिति भी पूछ लेता है और इनकी संख्या भी पूछ लेता है। तो यहां पर सिर्फ लिखा है क्या, मैं आपको बता देता हूं। पहली बात तो आपको यही ध्यान रखना है कि जो कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो है 6। पहली बात, इसमें 4 सामान्य हैं, एक कृषि से संबंधित है और एक विमानन, विमानन मतलब उड्डयन। तो उत्तर प्रदेश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय 6 हैं और जिसमें कि 4 सामान्य हैं, एक कृषि है और एक उड्डयन यानी कि विमानन से संबंधित है। अब पूछा जाता है कि ये कौन कौन से हैं, तो मैं आपको एक बार बता देता हूं कि ये 6 जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में वो कौन कौन हैं। तो इनको आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट। और इनसे पूछा क्या जाता है? इनसे सिर्फ पूछा जाता है कि ये स्थित कहां पर है। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की। ध्यान रखना कितने हैं? 6, 4 हैं सामान्य, एक कृषि और एक विमानन से संबंधित। तो सबसे पहले सामान्य की बात करें तो उसमें अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय, AMU जिसको बोलते हैं, अलीगढ़ में स्थित है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ठीक है,
जो इलाहाबाद में है, सभी को पता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU, ये है वाराणसी में। उसके बाद जो एक विमानन या फिर उड्डयन से संबंधित है वो है राजीव गांधी राष्ट्रीय उड्डयन विश्वविद्यालय, जो कि अमेठी में स्थित है। ठीक है, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए, क्योंकि ये आपको अलीगढ़ हो गया, इलाहाबाद और बनारस, तीन तो याद रहते ही हैं। एक इसको करिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, ये लखनऊ में है। उसके बाद राजीव गांधी राष्ट्रीय उड्डयन विश्वविद्यालय कहाँ पर है? अमेठी में है, यही विमानन से संबंधित है। और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? झांसी में है। तो इसको याद रखना भी बहुत आसान है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से संबंधित है तो झांसी हो गया, अलीगढ़ पता ही चल गया, इलाहाबाद और बनारस ये सबको पता ही है। बाद बाकी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में। और जो राजीव गांधी राष्ट्रीय उड्डयन विश्वविद्यालय कहाँ पर? अमेठी में है। और अमेठी कांग्रेस का गढ़ है, तो आप ध्यान रख लेना, ये राजीव गांधी कांग्रेस से संबंधित हैं। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। वैसे याद करने का सबका अपना अलग प्रोसेस है, आप जैसे चाहें वैसे याद कर सकते हैं। वो तो मैं आपको एक हिंट भर दे देता हूँ ताकि चीज़ें आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। तो ये हो गए उत्तर प्रदेश के क्या 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है, 1 2 3 4, ये उड्डयन वाला 5 और ये कृषि वाला 6। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं वहीं पर। और अब बात आती है कि उत्तर प्रदेश में कुल केंद्रीय डीम्ड विश्वविद्यालय कितने हैं? तो ये हैं 10। ठीक है, कितने हैं उत्तर प्रदेश में कुल केंद्रीय डीम्ड विश्वविद्यालय? कंफ्यूज नहीं होना है, अगर सिर्फ केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करें तो 6, और कुल केंद्रीय अगर एक शब्द जुड़ जाए उसके आगे डीम्ड विश्वविद्यालय तो है 10। और डीम्ड जो यानी कि यूजीसी होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसका एक अधिनियम था 1956 में पारित हुआ था, उसी के थ्रू इनको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, और उसमें ये होता है कि ये जो विश्वविद्यालय हैं अपनी मर्जी से कोई भी कोर्स लॉन्च कर सकते हैं या फिर अपने हिसाब से विश्वविद्यालय में कोई भी प्रोग्राम संचालित कर सकते हैं, इन्हीं को डीम्ड यूनिवर्सिटी बोला जाता है। तो उत्तर प्रदेश में ऐसी संख्या विश्वविद्यालयों की है 10। ठीक है, अब ये 10 हैं कौन कौन से, अभी मैं आपको बता देता हूँ। इनको वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें यहाँ पर पूछ ली जाती हैं उनकी अवस्थिति के संबंधित। ठीक है, बाद बाकी तो ये चीज़ें आपको आगे भी मिलेंगी कि ये उत्तर प्रदेश में जब हम लोग प्रमुख संस्थानों की अवस्थिति की बात करेंगे तब भी ये चीज़ें आएंगी, लेकिन अभी आपको मैं बता देता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कुल जो 10 केंद्रीय डीम्ड विश्वविद्यालय हैं वो कौन कौन से हैं। तो दयालबाग एजुकेशनल शिक्षण संस्थान, जो कि दयालबाग में स्थित है, और दयालबाग कहाँ पर है? आगरा में। उसके बाद भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इसको भी डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। सबको पता है ये कहाँ पर है? बरेली में। और एकदम मुख्यतः इसकी स्थिति की बात करें तो ये इज्जत नगर में स्थित है, और इज्जत नगर कहाँ पर है? बरेली में। तो इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाल लीजिए, क्योंकि बहुत बार उत्तर प्रदेश विशेष के अंतर्गत आपको भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की अवस्थिति के संदर्भ में प्रश्न देखने को मिलता है। उसके बाद देखो केंद्रीय उच्च तिब्बती संस्थान, ये कहाँ पर है? ये है वाराणसी में। ठीक है, फटाफट इन चीज़ों को आप लोग नोट करते जाइए। और अब देखो एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि अगर आप नोट्स पढ़ रहे होंगे तो हो सकता है कि आप सिर्फ वहाँ पर 10 पढ़ के और ख़त्म कर देते चीज़ों को, लेकिन क्लास करने का फ़ायदा यही होता है कि यहाँ पर मैं बहुत सी चीज़ों को आपको एक्स्ट्रा और बता देता हूँ, ताकि अगर क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो तो आप परेशान ना हो, उसे बहुत अच्छी तरीके से कर लें। उसके बाद चौथा जो केंद्रीय डीम्ड विद्यालय उत्तर प्रदेश में है वो है इलाहाबाद एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट, नैनी में है। और नैनी सबको पता है कहाँ पर है? प्रयागराज में। उसके बाद देखो क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पर है? प्रयागराज में, ये भी एक डीम्ड विश्वविद्यालय है। उसके बाद भारत खंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? ये भी लखनऊ में है, और इसकी अवस्थिति के संदर्भ में भी बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद देखो 7वां है मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ये भी कहाँ पर है? प्रयागराज में। ठीक है,
उसके बाद देखो 8वां जो है वो है जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि गौतम बुद्ध नगर में है। गौतम बुद्ध नगर मतलब नोएडा। उसके बाद देखो नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? ये है प्रयागराज में, ठीक है। उसके बाद जो 10वां है वो है सेम हिंग्स बॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस, ये कहाँ पर है? ये भी प्रयागराज में है। तो इस तरीके से ये उत्तर प्रदेश के 10 केंद्रीय डीम्ड विश्वविद्यालय हो गए, और इनकी अवस्थिति को भी आप लोगों ने देख लिया। तो आपको ध्यान रखना है, अगर सिर्फ केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करें तो 6, और कुल केंद्रीय डीम्ड शब्द आप याद रखना, तो वो 10 हैं। और डीम्ड विश्वविद्यालय का मतलब जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अधिनियम 1956 के थ्रू मान्यता दी गई है, और ये विश्वविद्यालय अपनी मर्जी से कोई भी कोर्स लॉन्च कर सकते हैं या फिर किसी भी प्रोग्राम का संचालन कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ो अब। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? सबको पता होना चाहिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, और यह 1887 में स्थापित किया गया था। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत बार विकल्प में BHU दिया जाता है और आप लोग उसको टिक करके चले आते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय ही है, जिसकी स्थापना 1887 में की गई थी। उसके बाद एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय, तो वो कौन सा है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये एशिया का सबसे बड़ा है। आप कभी BHU जाएंगे तो देखेंगे कि एक कितना बड़ा परिसर वहाँ पर बना हुआ है, ऐसा लगता है कि एक शहर पूरा उसके अंदर बसा हुआ हो। तो आपको ध्यान रखना है कि एशिया का जो सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है आवासीय, ठीक है, तो वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसे आप BHU के नाम से जानते हैं, और 1956 में इसे स्थापित किया गया था। इसका शिलान्यास लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। बाद बाकी आप लोग देख लेना, मदन मोहन मालवीय इसमें शामिल थे, ठीक है। उसके बाद एनी बेसेंट भी इसमें शामिल थी इसकी स्थापना में। बाद बाकी जब हम लोग आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे और उसमें जब भारतीय शिक्षा के संदर्भ में जो भी अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा था, तो उसमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जिक्र आता है, तो वहाँ हम लोग इसको डिटेल में कवर कर लेंगे। बस आप लोग साथ बने रहिए, सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय, तो ये कौन सा है? ये है राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, और ध्यान रखना है ये है लखनऊ में, ठीक है। मुक्त का मतलब होता है ओपन, ठीक है। आप लोग अगर यहाँ पर इतना चलन नहीं है, लेकिन अब जब आप लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने जाएंगे तो वहाँ पर आप लोग बहुत बार देखेंगे कि किसी से आप पूछते हैं कि भैया तुम कैसे यहाँ पे कर रहे हो BA या BCom, जो भी कोर्स हो, तो वो कहता है मैं ओपन से कर रहा हूँ। ओपन का मतलब मुक्त। अब इस मुक्त का मतलब क्या हुआ ओपन का, या फिर मुक्त का मतलब होता है डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम जो लोग प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि दूरस्थ शिक्षा, घर बैठे आराम से डिग्री करो, बस पेपर देने चले जाओ, यही मतलब होता है ओपन यूनिवर्सिटी का। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा मुक्त विश्वविद्यालय जो है वो है राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, और वो है लखनऊ में। और आई होप कि चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से मेरे साथ याद हो जा रही होंगी। बहुत से लोग मैसेज करते हैं कि सर फैक्ट याद करने में दिक्कत होती है, तो मैं उससे रिलेटेड इतनी बातें ही कर लेता हूँ या फिर उसको इतनी तरीके से रिपीट ही कर देता हूँ कि आपको फिर ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको रिपीट मोड में 2-4 बार देख लेंगे तो आपका जो पूरा काम है वो बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो उत्तर प्रदेश में दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पर हैं, तो वो है लखनऊ में और चित्रकूट में। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में इस समय 2 दिव्यांग विश्वविद्यालय है जो कि हैं लखनऊ और चित्रकूट में। और अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कुल कृषि विश्वविद्यालयों की। तो ये भी कितने हैं? ये भी 6 हैं, ठीक है। केंद्रीय विश्वविद्यालय 6। अब देखो फिर से कन्फ्यूजन होने लगी। केंद्रीय विश्वविद्यालय 6, उनके मैंने नाम बता दिए, 4 सामान, 1 कृषि और 1 विमानन से संबंधित। उसके बाद कुल केंद्रीय डीम्ड विश्वविद्यालय 10, उनको भी आपने देख लिया। इसके बाद बात हो रही है
कुल कृषि विश्वविद्यालयों की, तो ये भी कितने हैं, ये हैं 6, 4 जिसमें राजकीय हैं, एक राजकीय डीम्ड है और एक केंद्रीय है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट वाला 4 जो हैं उनको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि उनकी अवस्थिति के संदर्भ में प्रश्न देखने को मिलता है। तो ये रहे वो 4, देखते हैं कहाँ कहाँ पर हैं। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है, ये है कानपुर में। ठीक है, अगर आप कानपुर के होंगे तो आपको पता होगा। और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में टिक करिए फटाफट, क्योंकि ये पूछा जाता है बार बार। उसके बाद नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये है फैजाबाद में। ठीक है, नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, फैजाबाद में। उसके बाद इलाहाबाद एग्रीकल्चरल डीम्ड यूनिवर्सिटी, जो कि इलाहाबाद में है। उसके बाद ये अभी आपने पहले भी देखा था जब हम लोग डीम्ड विश्वविद्यालयों की बात कर रहे थे। तो इलाहाबाद एग्रीकल्चरल डीम्ड यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, नैनी, जो कि प्रयागराज में यानी कि इलाहाबाद में स्थित है। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये है मेरठ में। ठीक है, तो आप इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कीजिए, और एक इस पे, क्योंकि ये भी 2 से 3 बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो ये हो गए उत्तर प्रदेश के 4 प्रमुख कृषि विश्वविद्यालय। तो फिर से हम लोग आ जाते हैं उसी स्लाइड पे। तो ये हम लोगों की कंप्लीट हो गई। अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो, मैंने चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से रिपीट मोड में, बाद बाकी आप वीडियो को भी अगर 1-2 बार रिपीट कर लेंगे तो फिर तो कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए। चलो और आगे अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल विश्वविद्यालय इस समय कितने हैं, 2 हैं। और कहाँ कहाँ पर हैं, लखनऊ में और सैफई, सैफई इटावा में एक स्थान है। आपको पता ही होगा सैफई के बारे में, मुलायम सिंह जहाँ के थे। ठीक है, उसके बाद कल्प योजना संबंधित है। इस तरीके से बहुत ही अटपटे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। बहुत बार ऐसे पूछा जाता है, कल्प योजना संबंधित है, हरियाली योजना संबंधित है। वो योजना पता नहीं कितनी पुरानी होती है, लेकिन क्वेश्चन उससे आज तक देखने को मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में जो कल्प योजना थी वो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित थी। उसके बाद देखो, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जा चुका है। पूर्ण रूपेण यानी कि पूरी तरीके से हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो वो था उदंड मार्तंड। और इसके संपादक का भी नाम आपको याद रखना है, इनके संदर्भ में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये थे पंडित जुगल किशोर मिश्र। तो पूरी तरीके से हिंदी में पहला समाचार पत्र उत्तर प्रदेश का जो था वो था उदंड मार्तंड, और इसके जो संस्थापक थे, संपादक, ठीक है, वो थे कौन, पंडित जुगल किशोर मिश्र। उसके बाद देखो आगे बढ़ो, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन सा है, तो ये है भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, जो कि कहाँ पर है, लखनऊ में। ठीक है, भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, इसकी स्थिति को याद रखिए, ये है लखनऊ में। और एक चीज़ और आप लोग कमेंट करके अभी तुरंत इसको सर्च करिए और कमेंट बॉक्स में इसकी स्थापना की जो तिथि या फिर वर्ष है उसको बताइए। ठीक है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन शायद पूछा गया है कि भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन 100% पूछा जा चुका है। उसके बाद देखो, उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव कहां पर स्थापित किया गया था, आगरा में। उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव आगरा में स्थापित किया गया था। उसके बाद अगर हम उत्तर प्रदेश के पारंपरिक उद्योगों की बात करें तो इसमें है चीनी, सूती कपड़ा, सीमेंट और वनस्पति तेल। तो उत्तर प्रदेश के जो पारंपरिक यानी कि जो बहुत पहले से परंपरागत रूप से चले आ रहे हैं, उनमें चीनी उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, सीमेंट उद्योग है और वनस्पति, ये 4 हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कृषि के बाद, अगर सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग है उत्तर प्रदेश में, तो वो है हथकरघा कुटीर उद्योग। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला जो उद्योग है वो है हथकरघा कुटीर उद्योग।
उसके बाद देखो चीनी मिलों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है, ठीक है, वो है दूसरा। ठीक है, पहले पर कौन है? पहले पर है महाराष्ट्र। ये भी पूछा जा चुका है। तो उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग चीनी मिलों की संख्या की बात करें तो पूरे भारत में दूसरे स्थान पर है और पहले पर है महाराष्ट्र। अब देखो, धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है कहाँ से? गोरखपुर से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना उत्तर प्रदेश में 1960 में हुई थी। उसके बाद देखो, उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया था? तो वो किया गया था 1975 में। उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन जो किया गया था वो 1975 में किया गया था। अच्छा, काशी विद्यापीठ सभी को पता होगा के संस्थापक कौन थे? ये थे बाबू शिव प्रसाद गुप्त, काशी विद्यापीठ के संस्थापक। इनके संदर्भ में भी क्वेश्चन बन चुका है और आपको ध्यान रखना है कि इनके जो संस्थापक थे वो थे बाबू शिव प्रसाद गुप्त। अच्छा, उत्तर प्रदेश में एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज भी है जो कि कहाँ पर है? कानपुर में। ठीक है, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज जो है कानपुर में। स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता आप सभी को पता होता है, कौन देता है? तो वो देती है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में उद्योग और उनकी अवस्थिति को। ठीक है, और इसको आप पहले लिख लीजिए। पहले मैं लिखता था मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब लिख रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है और क्वेश्चन का जो पैटर्न रहेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वही वाला। कौन सा? युग्म सुमेलन या फिर सही गलत युग्म की पहचान, इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। तो अब देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में उद्योगों की अवस्थिति कहाँ कहाँ पर है। तो हम लोग सीमेंट उद्योग या फिर सीमेंट कारखाने की बात करें तो ये कहाँ पर है? ये है कजरहट व चुनार में जो कि मिर्जापुर में है, और चुर्क व डल्ला सोनभद्र में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तुरंत टिक करिए। ठीक है, जहाँ पर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात किया करें तो आप अपने तुरंत कानों को एकदम अलर्ट मोड में ले आइए कि हमें ये याद करना है, यहाँ पर विशेष फोकस करना है। तो जो उत्तर प्रदेश में सीमेंट कारखाने हैं वो कजरहट, चुनार जो कि मिर्जापुर में है, उसके बाद चुर्क और डल्ला है जो कि सोनभद्र में है। उसके बाद देखो डीजल लोकोमोटिव वर्क कहाँ पर है? ये मडुआडीह में है और ये है वाराणसी में। ठीक है, उसके बाद देखो रेल कोच कारखाना, रेल कोच कारखाने की बात करें तो ये लालगंज रायबरेली में है और यह देश का तीसरा रेल कोच कारखाना है। ठीक है, उसके बाद देखो रेल पहिया कारखाना, ये कहाँ पर है? यह है लालगंज, ये भी कहाँ पर है? रायबरेली में। तो रेल कोच कारखाना यानी कि जहाँ पर डिब्बे बनते हैं, और रेल पहिया कारखाना जहाँ पर कि रेलवे के डिब्बे पहिए बनते हैं, तो वो लालगंज रायबरेली में स्थित है। उसके बाद देखो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग कहाँ पर है? तो ये है नोएडा और ग्रेटर नोएडा में। और बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है वो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में स्थित है। ठीक है, उसके बाद सॉफ्टवेयर एंड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग जो है वो भी कहाँ पर है? नोएडा में स्थित है। सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग ये है नोएडा में। उसके बाद देखो हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन की हम बात करें तो ये रेणुकूट में है। ठीक है, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन रेणुकूट में है जो कि सोनभद्र में स्थित है। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए।
हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग, ये है नोएडा में। उसके बाद देखो हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन कहाँ पर है? रेणुकूट में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन हो गया। रेल पहिया, रेल कोच कारखाना, डीजल लोकोमोटिव, सीमेंट और सॉफ्टवेयर, इन सभी के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग उत्तर प्रदेश के खनिज के बारे में बात कर रहे थे तब भी इसका जिक्र आया था। तो सिंगरौली कोयला खान कहाँ पर है? सिंगरौली में, जो कि मध्य प्रदेश में, सॉरी सोनभद्र में पड़ता है। ठीक है, अब आगे बढ़ें। इसको आप थोड़ा सा एक बार अपनी तरफ से भी अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। स्क्रीनशॉट लेना हुआ करें तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। और अब देखो आगे बढ़ते हैं, तो तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में? ऑयल रिफाइनरी, जो कि मथुरा में है। जब आप हाईवे से गुजरते होंगे तब आपको ये जरूर दिखता होगा। ठीक है, दिल्ली जाते हैं ना तो रास्ते में मथुरा पड़ता है, उसी हाईवे पर ऑयल रिफाइनरी ये वाली स्थित है। और ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र तेल शोधक कारखाना है। उसके बाद यूरिया उर्वरक कारखाना कहाँ पर लगा है? फूलपुर, जो कि प्रयागराज में है, और आमला, जो कि बरेली में है। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में यूरिया उर्वरक कारखाने कहाँ पर हो गए? फूलपुर में, यानी कि प्रयागराज, और आमला, बरेली। ठीक है, और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इसके संदर्भ में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, और क्वेश्चन हमेशा बन के आता है फूलपुर और आमला करके ही। वहां पर आपको विकल्प में प्रयागराज और बरेली नहीं दिखेगा। उसके बाद देखो परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये कहाँ पर है? नरौरा, बुलंदशहर में। और ये भी उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ठीक है, कहाँ पर है? बुलंदशहर में, नरौरा एक स्थान है वहाँ पर। उसके बाद देखो चमड़ा उद्योग की बात करें उत्तर प्रदेश में, मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम लोग उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों के उपनाम को देख रहे थे तो वहाँ पर एक कानपुर के संदर्भ में जिक्र आया था, चर्म नगरी। तो चमड़ा उद्योग कहाँ पर है? कानपुर में मुख्य केंद्र, इसीलिए कानपुर को चर्म नगरी भी कहा जाता है। और मैंने उस दिन भी बताया था दूसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा उत्पादन चमड़े का आगरा में, और फिर तीसरे पर मेरठ। तो ये जो तीन शहर है, कानपुर, आगरा और मेरठ, ये चमड़ा उद्योग हेतु जाने जाते हैं। अब देखो पिछली वीडियो में हम जब उपनाम को पढ़ रहे थे वहाँ पर भी चर्म नगरी आया था, तो कुछ फैक्ट वहाँ से क्लियर हो गए। अब फिर से जब चमड़ा उद्योग की बात आई तो फिर से कानपुर का जिक्र आ गया, आगरा का जिक्र आ गया। तो चीज़ें मतलब अगर आप लगातार इन क्लासेस को देखते रहेंगे तो कोई भी दिक्कत किसी भी प्रकार की होने वाली नहीं है। ठीक है, क्योंकि चीज़ें बार बार अपने ही स्वरूप में बार बार रिपीट होती हैं, क्योंकि बहुत से फैक्ट आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं और उसी कनेक्शन को आपको बहुत अच्छी तरीके से पकड़ना है। अब देखो कागज लुगदी उद्योग, ये कहाँ पर है? सहारनपुर में। अच्छा, मैं अब ये नहीं बताऊंगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। अभी आपको पता, मतलब पता क्या, अगर आप PYQ लगा रहे होंगे, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे होंगे, तो कोई भी ऐसा यहाँ पर नहीं दिखा होगा अभी तक जो पूछा ना गया हो। ठीक है, तो कागज लुगदी उद्योग सहारनपुर में, कागज उद्योग मुजफ्फरनगर में सर्वाधिक, और उसके बाद सहारनपुर में। ये ध्यान रखना, ये सिर्फ कागज उद्योग है, और कागज लुगदी उद्योग की बात करें तो सहारनपुर। उसके बाद इत्र व सुगंधित तेल। ठीक है, इत्र तो सभी को पता ही होगा, इत्र नगरी उपनाम भी आया था, तो कन्नौज और गाजीपुर। ठीक है, उसके बाद कांच व चूड़ी, देखते ही समझ जाएंगे, फिरोजाबाद। ठीक है, क्योंकि फिरोजाबाद को अभी उपनाम जब पढ़ा था तो चूड़ी नगरी इसका नाम था, सुहाग नगरी नाम था। तो मतलब देख रहे हो ना, चीज़ें बार बार अपने ही उसमें रिपीट हो रही हैं। बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर क्लासेस अच्छे से देख ली तो आपका काम हो जाएगा। कालीन उद्योग सबको पता है कहाँ पर होता है? भदोही और मिर्जापुर में। कालीन उद्योग के संदर्भ में तो बहुत बार क्वेश्चन बना है। उसके बाद देखो दिया सलाई उद्योग की हम लोग बात करें, दिया सलाई मतलब माचिस। ठीक है, तो ये बरेली और सहारनपुर में, मुख्यतः बरेली, उसके बाद सहारनपुर। अब देखो आगे बढ़े हम लोग, सुरमा उद्योग बरेली। सुरमा उद्योग जैसे ही आए आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, जब मैंने उपनाम बताए थे तो बरेली का उपनाम क्या था? सुरमा नगरी। ठीक है, तो सुरमा उद्योग बरेली से संबंधित हो गया।
चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग कहाँ पर होता है भाई? खुर्जा, जो कि कहाँ पर है? बुलंदशहर में, और मिर्जापुर में चिन्हट। ठीक है, दो स्थान है जहाँ पर कि बहुतायत मात्रा में चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग को स्थापित किया गया है। फिर हाथ की छपाई यानी कि जरदोजी, फर्रुखाबाद में। काष्ठ पादुका खड़ाऊं आप सभी जानते होंगे, ये पीलीभीत में। ठीक है, चाकू उद्योग रामपुर, चाकू मतलब रामपुरी, समझ गए? तो ये है, मतलब चीजें आपको तुरंत याद होने वाली हैं। ताला उद्योग अलीगढ़, ताला उद्योग अलीगढ़। उसके बाद आपने इसको भी वहां पर पढ़ा था, रामपुर के बारे में पढ़ा था, ताला नगरी बोलते हैं, सॉरी अलीगढ़ को, और रामपुर को चाकू के लिए बहुत फेमस है। तो इसको क्या कुछ नाम था, लेकिन वहाँ पर भी रामपुर का भी जिक्र आया था, मुझे बहुत अच्छी तरीके से ध्यान है। फिर देखो टेराकोटा मूर्तियाँ व खिलौने जो बनाए जाते हैं, उसमें वाराणसी। कैंची उद्योग, कैंची उद्योग मेरठ में बहुत ज़्यादा मात्रा में है। पीतल ढलाई व पीतल पात्र उद्योग, ये कहाँ पर है? ये है मुरादाबाद में। पीतल ढलाई व पीतल पात्र उद्योग। आगे बढ़े, इनकी लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन आपको याद रखना है, 2-3 बार रिपीट मोड में जब आप इसको देखेंगे तो सब कवर हो जाएगा। उसके बाद देखो सूती, हौजरी व हथकरघा वस्त्र उद्योग की बात करें तो ये कानपुर व मेरठ में। विस्फोटक पदार्थ जो बनते हैं और जो मॉडर्न बेकरी ब्रेड वाली जो है वो कानपुर से संबंधित है। दोनों के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। काले मिट्टी के बर्तन कहाँ बनते हैं? तो ये बनते हैं निजामाबाद, आजमगढ़ में। उसके बाद देखो पॉली फाइबर की हम लोग बात करें तो ये कहाँ पर बहुतायत मात्रा में अवस्थित है? वो है बाराबंकी। रबड़ उद्योग की बात करें, मोदी नगर। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान रखनी, ये जो उद्योग है आप इनको ऐसे देखिए कि जहां पर ये बहुतायत मात्रा में अवस्थित होंगे उसी का नाम यहाँ पर लिखा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बेकरी का रबड़ का काम सिर्फ मोदी नगर में किया जाता है, हो सकता है वो और भी जिलों में होगा, लेकिन वहां पर बहुत एक निश्चित या फिर छोटी मात्रा में होगा। लेकिन अगर मोदी नगर की बात करें तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी मात्रा में रबड़ उद्योग होता है, और ये स्थान विशेष इसी उद्योग के लिए जाना जाता है। इसीलिए ये पूरी लिस्ट यहाँ पर इस तरीके से बनी हुई है कि आगे एक ही एक नाम डला है, ऐसा नहीं कि हमने जहाँ पर भी थोड़ा भी होता हो तो उसका भी नाम डाल दें। तो ये याद रखना है, और क्वेश्चन भी हमेशा इन्हीं के संदर्भ में पूछा जाएगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, रेशमी कपड़ा और साड़ी उद्योग बनारस। चिकन जरी जरदोजी उद्योग लखनऊ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। लकड़ी फर्नीचर उद्योग बरेली और हाथरस। ठीक है, इनको आप थोड़ा सा विशेष फोकस दे लो। चिकन जरी जरदोजी लखनऊ, रबड़ उद्योग मोदी नगर, पॉली फाइबर बाराबंकी। ठीक है, और मॉडर्न बेकरी और विस्फोटक कानपुर। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद देखो लकड़ी नक्काशी उद्योग कहाँ पर? सहारनपुर व नगीना। खेल सामान उद्योग मेरठ और आगरा। मेरठ तो खेल के सामानों के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, बीसीसीआई भी यहीं से बहुत से खेल के सामानों को लेता है। ठीक है, खेल सामान उद्योग। पेठा उद्योग आगरा, पेठा नगरी आपने पढ़ा ही था। गजक व रेवड़ी, ये तो सबको ही पता होगा कि लखनऊ की रेवड़ी तो आपने कभी ना कभी खाई होगी। ठीक है, उसके बाद विद्युत करगा के उत्पाद जो हैं वो टांडा। तो ये हो गए उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगों की अवस्थिति। ठीक है, अब आगे अगर हम लोग बात करें तो अब देखेंगे एक जिला एक उत्पाद योजना, जो कि 2018 में शुरू की गई थी, और जब से ये योजना शुरू की गई है इसके संदर्भ में बार बार क्वेश्चन देखने को मिला है। तो इसको एक जिला एक उत्पाद मोस्टली फेमस है ODOP के नाम से, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी कि एक जिले का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्पाद होगा उसको कैसे पूरे राज्य के स्तर पे और पूरे देश के स्तर पे लाया जा सके, ताकि उस चीज को प्रसिद्धि मिले और उस चीज का जो वितरण है वो पूरी जगह हो, और उस चीज के उद्योग में जो लोग लगे हों उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तो एक जिला एक उत्पाद यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो पॉलिसी या फिर योजना थी वो 24 जनवरी 2018 को स्टार्ट की गई थी। ठीक है, 24 जनवरी उत्तर प्रदेश दिवस भी होता है इस दिन। ठीक है,
और इसमें क्या था, जो पारंपरिक शिल्प और लघु उद्यम है उनको संरक्षण और फिर विकास के लिए और उनमें और अधिक रोजगार सृजन के लिए किसके द्वारा, योगी आदित्यनाथ 2018 में भी ये मुख्यमंत्री थे तो उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इसमें क्या है कि इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का अपना एक प्रोडक्ट होगा, जैसा कि मैंने बताया, जो उस जिले की पहचान बनेगा। और इसमें जो ये बिजनेस है इसको एमएसएमई के अंतर्गत रखा गया है। एमएसएमई मतलब सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य है मैंने आपको वैसे ही बता दिया, एक बार और समझ लीजिए कि जो बेरोजगार युवा हैं तो वो इसमें रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें, या फिर जो भी इन उद्यमों से जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनको बेहतर रोजगार मिल सके, क्योंकि उनके प्रोडक्ट की मांग को क्रिएट किया जा सके इस योजना के थ्रू। तो अब ये हो गई ODOP योजना। और अब इसमें क्या किया गया है कि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और 75 जिलों के जो विशेष प्रोडक्ट हैं उनकी लिस्ट को भी देखना एक बार जरूरी हो जाता है कि कौन से जिले को किस उत्पाद के तहत ODOP योजना में शामिल किया गया है। तो ये मैं आपके सामने पूरी लिस्ट भी लेके आया हूँ। देखो, इन नोट्स को बनाने में भी बहुत टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि ये नोट्स ऐसे छप जाते हैं अपने आप। एक एक चीज़ को क्रमबद्ध तरीके से आपके सामने लाना भी बहुत टेढ़ी खीर है और उसमें ध्यान भी रखना पड़ता है कि कुछ भी छूट ना जाए। बाद बाकी आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको नोट्स ऑर्डर करने हैं कंप्लीटली, जिसके बाद आपको ना कोई बुक देखना है, ना किसी अन्य के नोट्स देखने हैं, ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ना है और ना ही किसी यूट्यूब चैनल पे जाना है, तो आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। और आपको मैं नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ 8630246905, 8630246905। आप इस पर कॉल, ठीक है, या फिर व्हाट्सएप के थ्रू तुरंत जानकारी लीजिए कि कैसे हमें नोट्स मिल सकते हैं। तो नोट्स 4 से 5 दिन के अंदर आपके पास पहुंच जाएंगे हार्ड कॉपी के रूप में। तो ये बात हो गई नोट्स की। और जिसे सिलेक्शन लेना है वो तो जरूर इन नोट्स को पढ़ें। ठीक है, चलो, तो हम लोग बात कर रहे थे ODOP योजना के अंतर्गत जो विशेष उत्पाद हैं किसी जिले का, उसके बारे में। तो अब देखो, आगरा, यहाँ पर आगरा का कौन सा उत्पाद इस योजना में शामिल है? चमड़ा उत्पाद, क्योंकि भाई आगरा आपने देख ही लिया, अभी पढ़ा, फिर से देखो लिंक करो उसको। कानपुर सबसे ज़्यादा चमड़ा और आगरा दूसरे नंबर पर, तो ODOP योजना में चमड़ा उत्पाद को ही शामिल कर लिया गया। एवं स्टोन मार्बल सभी लोग जानते होंगे, उससे निर्मित जो हस्तशिल्प उत्पाद होते हैं उनको आगरा के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो अब इसको फटाफट देख लेते हैं। ये रटने वाली चीज़ है। अमरोहा वाद्य यंत्र, ढोलक सभी को पता होगा, और रेडीमेड गारमेंट, अलीगढ़ ताले। ठीक है, अब देखो बार बार वही चीज़ आ रही है, अलीगढ़ के ताले, तो अब आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। हार्डवेयर और मेटल हैंडीक्राफ्ट, औरैया दूध प्रसंस्करण यानी कि देसी घी, आजमगढ़ काली मिट्टी की कलाकृतियाँ, अंबेडकर नगर वस्त्र उत्पाद, अयोध्या गुड़, बहराइच गेहूं के डंठल से बनने वाला हस्तशिल्प उत्पाद और खाद्य प्रसंस्करण, इटावा वस्त्र उद्योग, सिलाई और वस्त्र कढ़ाई। उसके बाद एटा घुंघरू घंटी पीतल उत्पाद, फरुखाबाद वस्त्र छपाई, जरी जरदोजी, फतेहपुर बेडशीट और आयरन फैब्रिकेशन वर्क, फिरोजाबाद कांच के उत्पाद। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड गारमेंट। उसके बाद अमेठी मूज उत्पाद, बदायूं जरी जरदोजी, बागपत होम फर्निशिंग, देवरिया जो सजावट का सामान, कढ़ाई सिलाई उत्पाद और रेडीमेड गारमेंट, बरेली जरी जरदोजी और बांस के उत्पाद, बलिया बिद्दी उत्पाद, बस्ती काष्ठ कला और सिरका। मैं बड़ी तेजी से करा दे रहा हूँ, आपको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको रट लेना। देखो भाई, ये तो पूरी तरीके से रटने वाली चीज़ है, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है कि मैं आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझाऊँ।
ठीक है। बलरामपुर खाद्य प्रसंस्करण जिसमें कि दाल शामिल है। भदोई कालीन के लिए फेमस है, तो भदोई में कालीन हो गई। और बांदा का सजर पत्थर शिल्प, ठीक है। सजर एक प्रकार का पत्थर होता है। अच्छा, इसके संदर्भ में अभी मुझे ध्यान आ रहा है कि जो सजर पत्थर है इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो एक टैग होता है वो दिया गया है, ठीक है। और ये जो सजर पत्थर है ये बांदा की केन नदी में मिलता है, और ये एक बहुत खूबसूरत पत्थर होता है, केन नदी में पाया जाता है, और एकदम क्रिस्टल टाइप का होता है जिसके ऊपर एकदम कुछ पेड़ जैसी आकृतियां अपने आप ही बनी होती हैं। तो लोग इसको काट छांट के बहुत ही सुंदर शिल्प उससे क्रिएट करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सजर जो पत्थर है इसे हाल में जीआई टैग दिया गया है। और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो सजर पत्थर है वो केन नदी में पाया जाता है, तो इसकी अवस्थिति भी आप देख लें, ठीक है। उसके बाद वो गाजीपुर में जूट वॉल हैंगिंग, गाजियाबाद में अभियांत्रिकी सामग्री, गोंडा में खाद्य प्रसंस्करण दालें, गोरखपुर में टेराकोटा एवं रेडीमेड गारमेंट, हापुड़ में होम फर्निशिंग, हरदोई में हैंडलूम, हाथरस की हींग सबको पता है बहुत फेमस है, हमीरपुर के जूते, जालौन के हस्त निर्मित कागज कला, जौनपुर के ऊनी कालीन एवं दरी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, हो सकता है कि अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, तो मोस्टली उन्हीं चीज़ों से बनेगा जो थोड़े से फेमस टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे हाथरस की हींग फेमस है वास्तव में बहुत, ठीक है। उसके बाद जैसे देखो यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, जैसे भदोई की कालीन, ठीक है, बांदा का सजर पत्थर, इस तरीके से जो बहुत मोस्ट फेमस चीज़ है उसको ही पूछा जाएगा। और बाद बाकी जो ये चीज़ें हैं जैसे हरदोई में के लिए हैंडलूम है, तो हैंडलूम तो और भी जिलों को दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखो बिजनौर की बात करें तो काष्ठ कला, बाराबंकी वस्त्र उत्पाद, बुलंदशहर सिरेमिक उत्पाद कांच का, चंदौली जरी जरदोजी और काला चावल। काला चावल को भी शायद ये काला नमक चावल होगा, इसको भी जीआई टैग प्राप्त है ये चावल, और पिछली साल ही इसको दिया गया था, तो ये भी याद रखना है। उसके बाद देखो चित्रकूट लकड़ी के खिलौने, कानपुर नगर आ गया फिर से चमड़ा उत्पाद, ठीक है। लखीमपुर खीरी जनजातीय शिल्प एवं गुड़ उत्पाद, लखनऊ चिकनकारी, जरी जरदोजी, और मेरठ खेल की सामग्री, ठीक है। उसके बाद झांसी की बात करें तो सॉफ्ट टॉयज, कौसाम्बी खाद्य प्रसंस्करण जिसमें केला शामिल है, कन्नौज इत्र, ठीक है, फिर से आ गया, कुशीनगर केला फाइबर उत्पाद एवं केला उत्पाद। उसके बाद कानपुर देहात एल्यूमिनियम बर्तन, कासगंज जरी जरदोजी, ललितपुर जरी सिल्क साड़ीज और खाद्य प्रसंस्करण, महराजगंज फर्नीचर, मिर्जापुर कालीन एवं मेटल उद्योग, ठीक है। इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। उसके बाद देखो महुआ की बात करें तो गौरा पत्थर, ये भी एक प्रकार का पत्थर होता है जिससे शिल्प बहुत बेहतर बनता है। उसके बाद मुरादाबाद धातु शिल्प, मथुरा सैनिटरी फिटिंग, ठाकुर जी की पोशाक श्रृंगार मूर्ति एवं कंठी माला, ठीक है। ये तो वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में इनका निर्माण किया जाता है और वहाँ से लोग लेके आते हैं, तो इसको भी शामिल कर लिया गया, ठीक है। जो ठाकुर जी की पोशाक होती है, श्रृंगार मूर्ति या जो कंठी माला होती है, उसके लिए मथुरा को शामिल किया गया है। मुजफ्फरनगर गुड़ रायबरेली काष्ठ कला, रामपुर पैच वर्क के साथ एप्लिक वर्क और जरी पैच वर्क, संत कबीर नगर ब्रासवेयर, सहारनपुर लकड़ी पर नक्काशी, सिद्धार्थनगर काला नमक चावल। तो काला नमक चावल शायद वो दूसरा था, ठीक है, लेकिन ये जीआई टैग प्राप्त है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। सीतापुर दरी, सुल्तानपुर मूज उत्पाद, वाराणसी बनारसी रेशम साड़ी, मैनपुरी की बात करें तो तारकसी कला, मऊ वस्त्र उत्पाद, पीलीभीत बांसुरी एवं लकड़ी के उत्पाद, प्रतापगढ़ खाद्य संस्करण आंवला, आंवला का सबसे ज़्यादा उत्पादन भी प्रतापगढ़ में किया जाता है, ये हम लोगों ने शायद दूसरी ही वीडियो में पढ़ा था। उसके बाद प्रयागराज मूज उत्पाद, शाहजहाँपुर जरी जरदोजी, शामली लौहकला, श्रावस्ती जनजातीय शिल्प, संभल हस्तशिल्प हॉर्नबोर्न, ठीक है, जो सींग और हड्डियों से जो हस्तशिल्प निर्मित किया जाता है वो संभल में, सोनभद्र कालीन, उन्नाव जरी जरदोजी और चर्म उत्पाद, ठीक है। यहाँ पर भी चमड़े का उत्पाद स्थित है। उन्नाव और कानपुर एकदम जुड़े हुए जिले हैं।
ठीक है। उसके बाद तो इस तरीके से ये अपने वही आ गए जो मैंने आपको केंद्रीय विश्वविद्यालय और डीम्ड विश्वविद्यालय दिखाए थे। तो इस तरीके से ये अपनी आज की क्लास खत्म हो गई। ठीक है, तो फिर इस क्लास को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से देखिए। बाद बाकी अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो मैंने आपको नंबर दे दिया है 8630246905, कॉल या व्हाट्सएप करिए। बाद बाकी नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो फिर मिलते हैं उत्तर प्रदेश विशेष की 8वीं क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।